नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम गणित शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पे कि गणित शिक्षण की निम्न में से कौन सी जो समस्या है वो छात्र से संबंधित है ना, किससे संबंधित पूछिए, छात्र से संबंधित नहीं है। विषयगत रुचि का अभाव, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, व्यक्तिगत ध्यान न देना और दोषपूर्ण हस्तलेख व रचना संबंधी समस्याएं। यानी इनमें से जो 3 समस्या होगी वो छात्र से संबंधित होगी और एक होगी वो छात्र से संबंधित नहीं होगी। तो देखिए, विषयगत रुचि का अभाव। अब देखिए, हर विषय में रुचि नहीं होना, या गणित की जो विषय उसमें रुचि नहीं होना, तो रुचि किसकी नहीं होगी, छात्रों की। तो ये तो इसकी समस्या है। स्मरण शक्ति का कमजोर होना, तो स्मरण शक्ति किसकी कमजोर होगी अगर विषय की बात करें गणित में, छात्र की या शिक्षक की, छात्र की। तो ये भी है छात्र से संबंधित समस्या। और दोषपूर्ण हस्तलेख व रचना संबंधी समस्या है ना, कि खराब लिखना, तो ये खराब रचना करना, गलत रचना करना है ना, तो ये भी छात्र से संबंधित है। जबकि व्यक्तिगत ध्यान कौन नहीं देता, शिक्षक या छात्र, तो शिक्षक देता है, तो ये छात्र से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण को सहज बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में जो गणित शिक्षण है उसे सहज या सरल या आसान बनाना, इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है, कौन सी सही है। तो देखिए, निगमन विधि, खेल मनोरंजन विधि, प्रायोजना विधि या उपयुक्त सभी। तो जो निगमन विधि है आपके, है ना, और प्रायोजना विधि है, ये दोनों चलती है 6 से 8 के लिए, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर। निगमन विधि नियम से उदाहरण, तो नियम तो कक्षा 6 से शुरू होते हैं, और प्रयोजना विधि में भाई प्रोजेक्ट पे कार्य किया जाता है, वो भी 6 से 8 के लिए चालू वो प्रयुक्त होती है। जबकि जो खेल मनोरंजन विधि है ना, प्राथमिक कक्षाएं 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो किससे सीखते हैं, खेल खेल से सीखते हैं और मनोरंजन करके सीखते हैं ना, उससे इनके लिए गणित शिक्षण क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 2 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है कि गणित को व्यापार का और विज्ञान का क्या कहा जाता है। तो देखिए, गणित को व्यापार का द्वार नहीं, है ना, गणित को विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी कहा जाता है। ये रोजर बैंकर ने परिभाषा दी थी, ये हट जाएगा। गणित को व्यापार का वर्तमान और विज्ञान का आधार कहा जाता है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। गणित को व्यापार का शत्रु नहीं, व्यापार एक जो कार्य होते हैं व्यापारिक, उनमें तो गणित ज़्यादा प्रयुक्त होती है ना, तो वहाँ पे शत्रु मित्र नहीं होगा। हाँ ठीक है, विज्ञान का मित्र हो जाएगा, लेकिन ये शत्रु गलत हो जाएगा। जबकि लिखा है प्राण या जन्मदाता, तो गणित को व्यापार का प्राण कहा जाता है और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 4 है दोस्तों आपके सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि गणितीय भाषा में शामिल होते हैं, गणितीय भाषा होती है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। गणित के चिन्ह, गणित के संकेत या प्रतीक, उपर्युक्त दोनों या केवल संकेत। तो जो गणितीय भाषा है इसमें क्या शामिल होते हैं, गणितीय भाषा किसको कहते हैं। तो देखिए, गणितीय भाषा में गणित के जो चिन्ह वगैरह है ना, जैसे ये जोड़ का है, ये बाकी का, ये गुणा का, ये चलते हैं ना। गणितीय संकेत या प्रतीक भी चलते हैं भाई, ये लंब है ना, ये पाई है ना, ये सर्वांग सम का है। तो संकेत प्रतीक है ना एक चीज़ है, या गणित के चिन्ह है वो चलते हैं, है ना। गणितीय भाषा में और क्या आते हैं, गणितीय भाषा में और इसके पद आते हैं, इसके सूत्र आते हैं, इसके प्रत्यय आते हैं, इसके सिद्धांत आते हैं, इसके नियम आते हैं ना, तब होती है मिलजुल के गणितीय भाषा। यानी कि केवल संकेत थोड़ी ना आएंगे गणित में, उपयुक्त दोनों आएंगे, ये दोनों है ठीक है, उपयुक्त दोनों आएंगे यहाँ पे गणितीय भाषा में। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 4 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रायोगिक परीक्षण, कौन सा परीक्षण है, प्रायोगिक, जिसमें प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा मुख्यतया जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है ना, किस उद्देश्य की पूर्ति होती है ये पूछा है। तो कौशल, अब मैंने ये पहले बता दिया, पहले के वीडियो में जो उद्देश्य है वहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो कौशल, अभिरुचि, ज्ञान या अवबोधन, है ना। तो अवबोधन तो होती है कि किसी भी चीज़ को भली भांति समझ कर उसकी जो आपकी तुलना है ना, वर्गीकरण है, विभेद करना है, पहचान है, ये चीज़ें आती है ना। तो यहाँ पर ये तो करना नहीं है। ज्ञान होता है कि पहचान करना है, समझना, ये भी नहीं है। और यहाँ पे रुचि भी कोई प्रदर्शित हो नहीं रही है। यहाँ प्रायोगिक परीक्षण करा रहे हैं ना, कि बालक प्रयोग कर रहा है ना, और ये प्रायोगिक परीक्षण चलता किस स्तर पर है, 6 से 8 के स्तर पर चलता है ना। अब इसमें देखिए, प्रायोगिक परीक्षण से क्या होता है कि प्रायोगिक जो आपके देखो, प्रायोगिक परीक्षण किस में होता है, प्रयोगशाला में। यानी कि प्रयोगशाला जो विधि आपने पढ़ी होगी वो किस पे ज़्यादा जोर देती है, करके सीखने पे, है ना, करके
सीखने पर, करके सीखने, और दूसरा अवलोकन पर वो विधि आधारित है ना। उसमें निरीक्षण अवलोकन करता है बालक और शिक्षक देखता है, और कर यानी जो निरीक्षण है अवलोकन है वो तो शिक्षक करता है, और करके सीखता कौन, छात्र। तो प्रायोगिक परीक्षण में ये कार्य करने का उसमें कौशल डेवलप होता है ना। इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, समस्या हल करने की क्षमता का विकास करना, शीघ्रता से हल निकालना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। तो देखिए, सूत्र याद करना, केवल सूत्र याद करें गणित में तो नहीं, केवल सूत्र याद करना ये तो क्या हो जाएगी, ये तो सिद्धांतिक चीज हो जाएगी। जबकि हमें जो शिक्षण जो भी कराना, चाहे गणित का कराओ चाहे अन्य किसी विषय कराओ, मुख्य रूप से हमें क्या करना है, जो बच्चे के व्यावहारिक जीवन से जुड़े हैं ना, व्यावहारिक जुड़ता व्यावहारिक होता है वो ज्ञान देना है बच्चे को, नहीं कि सैद्धांतिक। तो ये तो सैद्धांतिक है, पहला हट गया यहाँ पे। समस्या हल करने की, तो समस्या तो किसी भी विषय में हम कर सकते हैं ना, गणित की जरूरत थोड़ी, यहाँ गणित का पूछा तो ये हट जाएगा। और शीघ्रता से हल निकालना, तो शीघ्रता से हल कौन निकालेंगे, जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे वो निकालेंगे ना, कमजोर बच्चे थोड़े ना निकालेंगे। तो ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। गणित शिक्षण का उद्देश्य ये है कि गणित में आपके सामने जो भी समस्या आती है आप उसका समाधान निकालते हो, तो आप किस तरीके से सोचते हो, तार्किक ढंग से सोचते हो ना, वहाँ आप तर्क वितर्क करते हो। इसीलिए कहते हैं कि गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक है, गणित एक तार्किक विषय है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 6 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान है, गणित किसका विज्ञान है। ये प्रश्न पहले के जो प्रीवियस एग्जाम है वहाँ पे आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए गणित है वो विज्ञान तो है, गणित विज्ञान है ये तो ठीक है, लेकिन किसका विज्ञान है, तो स्थान का भी विज्ञान है, संख्याओं का भी विज्ञान है, और गणनाओं का विज्ञान है। इसका मतलब है कि गणित में ये सभी आते हैं, उपयुक्त सभी का है ना। कि गणित के लिए एक परिभाषा है कि गणित अंक अक्षर, है ना, एक परिभाषा है गणित की, याद रखना, अंक अक्षर और जो चिन्ह होते हैं ना, अंक अक्षर व चिन्ह का चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का ऐसा विज्ञान है। गणित अंक अक्षर चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिससे परिमाण, दिशा और स्थान आदि का बोध होता है ना। गणित में स्थान भी आते हैं, संख्या भी आते हैं, गणना, ये सभी का बोध होता है, ऐसा विज्ञान है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 7 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है। गणित का ज्ञान होता है वो समस्त जगत में कैसा होता है, समान रूप का, असमान रूप का, विभिन्न रूप का, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हट जाएगा। अब देखिए गणित का ज्ञान होता है वो विभिन्न, उसके अलग अलग रूप नहीं होते हैं, और असमान या समान ये दो विकल्प बचे, तो यहाँ असमान भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गणित का जो ज्ञान है या गणित के नियम है वो किस प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं दोस्तों सार्वभौमिक। किस प्रकार कहते हैं, सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना, सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो जो सार्वभौमिक होते हैं ना, यानी कि समस्त जगत में आप कहीं भी चले जाओ, मान लीजिए कोई गणित का जैसे सूत्र है, कोई भी सूत्र है, तो वो सूत्र अपने भारत में भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा ना। अब भारत में ले लो कि राजस्थान राज्य में भी वही सूत्र चलेगा, उसका जो चलना है ना, और हिमाचल में भी वही चलेगा, हरियाणा में भी वही चलेगा, जम्मू कश्मीर में भी वही चलेगा। इसका मतलब क्या है कि समस्त जगत में गणित का ज्ञान है वो समान रूप का है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या जो 8 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ है। गणित में आप गृह कार्य दे रहे हो ना, इससे क्या लाभ है। देखिए गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य याद रख लेना कि पढ़ाया हुआ जो पाठ है उसका रिवीजन कराना, उसका दोहरान कराना। ठीक है, तो पहला है कि योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर। आपको पता है शिक्षक गृह कार्य देता है तो कुछ बच्चे गलत करके लाते हैं, कुछ सही। क्यों? क्योंकि सबकी योग्यता है वो व्यक्ति विभिन्नता होती है योग्यता में, तो इस प्रकार योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे बच्चे, है ना। ठीक है, ये लाभ है। अवकाश के समय का सदुपयोग। आपको पता है कि जिस दिन रविवार होता है शिक्षक क्या करता है, ज़्यादा गृह कार्य देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। और स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन। आपको पता है कि गृह कार्य देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो खुद बैठा बैठा लिखता है, करता है ना, यानी कि स्वयं ही करता, तो स्वयं के अध्ययन करने की आदत कहलाती है स्वाध्याय। तो उसके लिए भी शिक्षक प्रेरित या प्रोत्साहन करता है, इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो 9 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 पर।
प्रश्न संख्या 10 है कि प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। अभी हमने एक दो प्रश्न पीछे हमने देखा था ना, उसके बारे में पढ़ा था कि जो प्रयोगशाला विधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें प्रयोग किए जाते हैं, है ना। उच्च प्राथमिक है उसके लिए ये प्रयुक्त की जाती है, उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अनुभव से सीखना, करके सीखना, ज्ञात से ज्ञात की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को आप हटा दो, ठीक है। अब देखिए अनुभव से सीखना, तो अनुभव तो बाद में मिलेगा, जब हम पहले प्रयोग करेंगे अनुभव तो बाद में मिलेगा, तो ये भी हट जाएगा। और जो ज्ञात से अज्ञात की ओर है कि पहले किसी बालक को ज्ञात है, यानी कि क्या ज्ञात है, पूर्व ज्ञान। ज्ञात क्या है, पूर्व ज्ञान है। और फिर अज्ञात होता है नवीन ज्ञान, है ना। यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। ये किस में चलता है, ये तो चलता है आगमन विधि में। किस में चलता है दोस्तों, आगमन विधि का गुण है। मतलब कि यहाँ प्रयोगशाला विधि का पूछा, तो प्रयोगशाला विधि में बालक क्या करता है, करके सीखता है ना, करके सीखता है, और ये अवलोकन पर भी आधारित होती है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 10 है आपके, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से कौन से विकल्प में गणितीय भाषा की झलक है। गणितीय भाषा जिसमें गणित के पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, नियम, संकेत, चिन्ह, प्रतीक रहे, उसे कहते हैं गणित की भाषा ना। इसकी झलक यानी किस विकल्प में दिख रही है। श्याम कोलकाता जाएगा, राम विद्यालय जा रहा है, मीरा ने 5 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की है। राम और श्याम दोनों भाई है, दोनों, ठीक है। ये टाइप मिस्टेक है। देखिए श्याम कोलकाता जाएगा, तो इसमें कहाँ गणित की कोई बात आ ही नहीं रही है। राम विद्यालय जा रहा है, यहाँ पर भी गणित का प्रयोग नहीं हुआ है। राम और श्याम दोनों भाई है, तो यहाँ पर भी हम गणितीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि गणितीय भाषा का प्रयोग कहाँ हो रहा है कि मीरा ने 5 किलोमीटर, ये 5 क्या है, संख्या है ना। और संख्या तो गणित में आती है ना, आपको पता है गणित में संख्या ही आती है ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि मीरा ने 5 किलोमीटर दूरी, और दूरी है ना, दिशा, दूरी, स्थान, ये क्या है, ये गणितीय भाषा है। तो इसका मतलब मीरा ने 5 किलोमीटर दूरी पैदल तय की, ये कथन यहाँ पे सही हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 11 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 है कि नैदानिक परख में मालूम किया जाता है। नैदानिक जो परख है, नैदानिक परीक्षण है, उसमें क्या मालूम किया जाता है। छात्रों, ये छात्रों हैं, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणित के प्रति रुचि नहीं होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना, या छात्रों की गणित संबंधी समस्याएं दूर करना। तो देखिए गणित संबंधी जो समस्याएं हैं वो आप दूर कर रहे हो, वहाँ आप क्या कर रहे हो, उपचार कर रहे हो, है ना। तो वो तो उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, तो ये विकल्प हट जाता है। छात्रों के लिए गणित का कठिन होना, और गणित तो कठिन होगी, लेकिन गणित क्यों कठिन होगी, वो अगर कारण जानेंगे तब तो नैदानिक में आता। अब गणित कठिन है तो ये चीज़ नैदानिक में नहीं आएगी। छात्रों को गणित प्रति रुचि नहीं होना, हाँ। अब रुचि नहीं होना ये तो हो सकता है भाई, गणित में रुचि नहीं होती, वो कमज़ोर बच्चों को नहीं होती, लेकिन किस कारण से नहीं होती वो कारण यहाँ नहीं दे रखा, तो वो नैदानिक परख में नहीं आएगा। क्योंकि नैदानिक परख में समस्या और समस्या का कारण क्या है वो जाना जाता है ना, यानी कि कठिनाई का क्षेत्र और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियाँ, ये किस में आ जाती है, ये नैदानिक परख में आ जाती है दोस्तों। कि उनके कठिनाई का क्षेत्र क्या है ना, कहाँ पे उनको कठिनाई आ रही है, उसका कारण क्या है, उसकी त्रुटियाँ कौन कौन सी आ रही है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है कि गणित शिक्षण में नवाचार संबंधित है। नवाचार यानी कि जो नई चीज़ों को अपनाना, है ना, गणित शिक्षण में नवाचार संबंधित है। गणित के पाठ्यक्रम से, तो देखिए गणित का पाठ्यक्रम ये तो प्राचीन समय से आ रहा है। गणित का पाठ्य ऐसे थोड़ी ना है कि हर साल बदलेगा, तो ये नवाचार नहीं है। और जो पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्य पुस्तक भी सैद्धांतिक है, प्राचीन समय से चल रही है ना। और समस्याएं हल कराने से, तो समस्याएं तो प्राचीन समय से हल हो रही है। ऐसे कहने की भाई गणित में समस्याएं अब ही है ना, अन्य वर्तमान वर्षों में हो रहा नहीं, समस्याएं तो हल होगी, है ना। समस्याएं तो आएगी, प्राचीन काल से आएंगी, जब जब गणित शुरुआत हुई तब समस्याएं आई है। गणित शिक्षण में विधियों के प्रयोग से बिल्कुल ये हो सकता है। जो शिक्षण विधियां हैं वो प्राचीन भी हो सकती है, और प्राचीन के अलावा क्या हो सकती है, नवीन भी हो सकती है। प्राचीन भी हो सकती है और नवीन भी हो सकती है ना। जैसे प्राचीन में पाठ्य पुस्तक विधि आ गई, व्याख्यान विधि आ गई, है ना, भाषण विधि आ गई, ये आ गई। अब नवीन के अंदर समस्या समाधान है, प्रयोजन विधि है ना, हर्बर्ट पंचपदीय मूल्यांकन विधि, ये क्या है, ये नवीन विधियाँ हैं। तो नवीन विधियाँ आएगी, इसका मतलब नवाचार है, नई शिक्षण विद्या, नए तकनीक, नया प्रयोग होगा, है ना। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 में दोस्तों विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। और ऐसा प्रश्न मैंने पहले बता चुका हूँ, देख लीजिए एक बार। गणित विज्ञान का सिंह द्वार व कुंजी है, ये किसने कहा।
ये नेपोलियन ने, वर्नाडिसा ने, गैलीलियो या रोजर बेंकन? मैंने कहा कि जो परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा का आपके एक प्रश्न जरूर आएगा, और इसीलिए हर जो गणित शिक्षण का वीडियो है उसमें एक प्रश्न मैं जरूर लाता हूँ आपके लिए। गणित विज्ञान का सिंहद्वार व कुंजी है। अब कहीं पे आ जाएगा गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार कुंजी एक ही चीज है ना, कि गणित है सिंहद्वार और कुंजी है। कुंजी किसकी? बैंक की कुंजी, ठीक है, बैंक की कुंजी। इसका मतलब क्या है? ये कथन किसने कहा? बेंकन ने कहा। रोजर बेंकन ने कहा कि गणित विज्ञान का सिंहद्वार व कुंजी है, ठीक है, ये तो कहा रोजर बेंकन, ये इसका कथन आ गया। पढ़ते हैं नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने तो समृद्धि बताई है, प्रगति बताई, कि गणित में अगर प्रगति हो रही है इसका मतलब किसी देश की संपन्नता हो रही है ना, कि गणित में अगर वृद्धि हो रही है तो समझ लेना कि कोई देश, कोई राष्ट्र में वृद्धि हो रही है ना, उसकी प्रगति हो रही है। वर्नाडिसा ने क्या कहा? वर्नाडिसा ने तर्क की परिभाषा दी है ना, कि गणित तार्किक चिंतन के लिए शक्तिशाली साधन है ना, गणित में तार्किक चिंतन होता है, ये वर्नाडिसा ने कहा। जबकि गैलीलियो ने ईश्वर को याद कर लिया ना, गैलीलियो ने ईश्वर को याद कर लिया ना, ईश्वर में गेला हो गया वो तो, ठीक है। गैलीलियो ने क्या कहा? कि मैं ईश्वर में गेला हो चुका हूँ। मतलब क्या है? कि गैलीलियो ने कहा कि गणित वह विषय है जिसमें ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड या जगत को लिख दिया, ये गैलीलियो ने परिभाषा दी। तो दोस्तों ये परिभाषा आप जरूर याद रखना। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे दोस्तों। अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न। थोड़ा सा जरूर टाइपिंग में मिस्टेक आ रहा है, उससे जरूर हम सुधार करेंगे। तो देखते हैं 15वां प्रश्न की प्राथमिक कक्षा है, वहाँ का एक बच्चा है, वो संख्या जानते हो आप, अंक वगैरह, संक्रियाएं, प्लस माइनस है ना, चिन्ह प्रतीक जानते हो, और जो घड़ी की सुइयां है इनमें वो अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है ना, उनमें कोई भेद ही नहीं कर पा रहा। उसे पता नहीं कि 5 बजे तो घड़ी की सुई कहाँ रहेगी ना, और जो सिक्का है तो सिक्का ये 10 रुपये का, 5 रुपये का ना, चिन्ह ये जोड़ का है या घटा का है ना, संक्रियाएं कौन सी करनी है ना, ये संख्या कौन सी है, उसे पता नहीं कि 5 को गुणा 8 से करो तो कितना आएगा ना। इसका मतलब क्या है कि हाँ, उनमें अंतर स्थापित नहीं कर पाता, ठीक है, पता हो सकता है अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस पर क्षेत्र में समस्या है, किस क्षेत्र में समस्या है, किस क्षेत्र में समस्या। तो देखिए श्रवण स्मृति यहाँ नहीं आएगी भाई, सुनने संबंधी कोई हुई चीज नहीं हो रही यहाँ पे, और भाषा, यहाँ भाषा की भी बात नहीं है ना, क्योंकि भाषा मतलब यहाँ ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई ये गणित की है ना, भाषा तो अन्य सब्जेक्ट की भी हो सकती है। प्रक्रिया स्मृति, तो प्रक्रिया स्मृति भी नहीं होगी, यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है ना कि भाई वापस याद करो। लिखा है कि अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, दृश्य प्रकरण की समस्या आ रही है ना। भाई घड़ी की सुई है, जो घड़ी की सुई है उनमें अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा, इसका मतलब देख सही नहीं सकता ना, दृश्य प्रकरण में उसके समस्या आ रही है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या जो 15 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के गणित शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।